हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम के अंदर में। और वैसे भी अभी आप लोग देख सकते हो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है। तो आई होप कि आप सभी लोग अब बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होगे। और दिल्ली पुलिस में पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, इन सब सेक्शन से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को इस चैनल के थ्रू पॉलिटी के बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, और जनरल साइंस के भी काफी सारे वीडियो हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है सो कुछ 1.5-2 महीने दिल्ली पुलिस को टारगेट करके चलेंगे थोड़ा सा। और पॉलिटी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी बड़ा टॉपिक है ये, तो कम से कम हम लोग इसे 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे संविधान में इस पद के होने की, तो अनुच्छेद 52 जो है, आर्टिकल 52, ठीक है, अनुच्छेद 52 जो है हमारे संविधान का, ये हमारे देश में राष्ट्रपति के पद की होने की बात करता है। तो क्या कहता है आर्टिकल 52? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो प्रेसिडेंट के पद की जो होने की बात है वो कहां कही गई है? अनुच्छेद 52 में कही गई है, आर्टिकल 52 में कही गई है। अगर हम अन्य बातों पे चर्चा करें तो जो प्रेसिडेंट होता है ये हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट होता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सर्वोच्च पद माना जाता है। प्रेसिडेंट से ऊपर कोई पद नहीं होता। ठीक है, इट इज हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, यह है भारत में सर्वोच्च पद है। तो हमारे भारत का सर्वोच्च पद होता है ये। साथ ही हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन भी माना जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, या हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ही इज प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति को भारत का फर्स्ट सिटीजन या प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रेसिडेंट जो है ये हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री भी कहलाता है। इसे हेड ऑफ द कंट्री भी कहते हैं, कि देश का मुखिया भी कहा जाता है हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को। देखो, हमारे यहाँ पे अगर हम हेड की बात करें तो 2 तरह के हेड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर आपसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जाता है, सरकार का मुखिया पूछा जाता है, ठीक है, तब तो आपका आंसर क्या होता है भाई? पीएम होता है, क्योंकि रियल पावर इसके पास होता है एंड ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर हेड ऑफ द कंट्री आपसे पूछा गया है तो आपका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री होता है, देश का मुखिया होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें कि भाई क्या योग्यता होती है राष्ट्रपति के पद के लिए, मुख्य योग्यता क्या है, तो देखो कि कुछ चीजें तो कॉमन है हर जगह पे, जैसे कि शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, ठीक है, या फिर लाभ के पद पर ना हो, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये सब कॉमन है। एग्जाम में जो मेनली क्वेश्चन बनता है वो क्या, कि आपके एज से बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे खाली एज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है कि शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स, कि भाई 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, अब यहां पे भारत का नागरिक हो या लाभ के पद पर ना हो, वो चीजें तो है ही। ठीक है, बट जो मेन एग्जाम में आपसे पॉइंट पूछता है वो एज से रिलेटेड पूछता है, तो वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड अन्य चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो कुछ भी प्रोसीजर है इसे समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। तो देखो कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर है, जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली है, ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से भी हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को चुना जाता है या जो कुछ भी प्रोसीजर है प्रेसिडेंट को चुनने का, दैट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, कि आयरलैंड के संविधान से इसे
लिया गया है। तो देखो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष मतों के द्वारा चुना जाता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली वोट का या अप्रत्यक्ष मत का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट प्रत्यक्ष जनता के द्वारा यानी कि हमारे द्वारा ना चुनकर हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जिन्हें हम चुनते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो यही मतलब है यहाँ पे इनडायरेक्टली से। तो अगर आप बात करोगे कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें वोट कौन कौन से लोग देते हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो इसके चुनाव में जो भाग लेते हैं, कौन कौन मत देते हैं, उनका लिस्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। एक तो सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये क्या होगा आपका, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो एक चीज आप लोग याद रखेंगे यहां पर कि यहां पर ना इलेक्टेड मेंबर्स की बात की गई है। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों की बात की गई है, इन्हें हम एमपी कहते हैं। दो सदन कौन से होते हैं, यहाँ पे बोथ दी हाउस लिखा हुआ है, दो सदन कौन से होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो भाई राज्यसभा और लोकसभा में दो तरह के सदस्य होते हैं आपके, एक तो नॉमिनेटेड मेंबर होता है, ठीक है, और दूसरा इलेक्टेड मेंबर होता है। तो ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, इन्हें चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड जरूर याद रखना है, जब क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन में ऑल मेंबर भी होता है, तो ऑल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्टेड को ध्यान में रखना है आपने कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इनको आप क्या कहते हो, इनको एमएलए कहते हो। ठीक है, तो स्टेट के अंदर विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो इनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड तो आपने छोड़ना ही नहीं है, निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। ठीक है, तो इनके भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन्हें भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होता है, ये भी चुनाव में वोट देते हैं। ठीक है, तीसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, थर्ड ग्रुप लिखने जा रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई यहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, यहां पर भी विधानसभा होता है। तो इनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इन्हें भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये आपके इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, यही लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम इनके वोट्स की वैल्यू जानते हैं कि इनके वोट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ देयर वोट, इनके मतों का मान। तो इसको मैं रफ कर देता हूं और अब हम इनके वोट की वैल्यू जानते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ वोट, कि जब ये वोट देते हैं तो ये कितने वोट के समान माना जाता है, कितने वोट के बराबर माना जाता है। वैल्यू ऑफ देयर वोट, मतों का मान। देखो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए के मत का मान जानते हैं जरा। जो एक एमएलए के मत का मान, जो आप पीछे
पढ़ के आए हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं तो उनके वोट की वैल्यू क्या होती है। तो इनके वोट की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट रख देते हैं, राज्य की जनसंख्या, ठीक है। जिस किसी भी राज्य से वो रिलेटेड है एमएलए, तो उस राज्य की जनसंख्या ऊपर रख दी जाती है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, नीचे लिख दिया जाता है नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस इन दैट स्टेट, कि उस राज्य में निर्वाचित एमएलए की संख्या कितनी है। निर्वाचित तो हमेशा ही रहेगा, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस इन दैट स्टेट इनटू 1/1000, ठीक है, कि राज्य की जनसंख्या बटे में उस राज्य में निर्वाचित एमएलए की संख्या गुणा में 1/1000। 1/1000 क्यों किया गया यहां पर, सिर्फ वैल्यू को कम करने के लिए, ठीक है, सिर्फ वैल्यू को कम करने के लिए इंटू 1/1000 किया गया है। तो जो कुछ भी इसका वैल्यू आता है वो एक एमएलए के वोट की वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। सपोज कि किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है, ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, और उस राज्य में टोटल जो है सो आपके मान लेते हैं 10 एमएलएज है। ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं समझने के लिए, 10 एमएलएज हैं, और हमने क्या किया कि राज्य की जनसंख्या ऊपर लिख दी और नंबर ऑफ एमएलएज नीचे लिख दिए और इंटू 1/1000 कर दिया। तो ये कितना आया आपका, ये आ गया 100। तो यानी कि एक एमएलए की वैल्यू कितनी होगी वोट की, 100 होगी। वो जैसे ही एक वोट डालेगा तो वो 100 वोट के बराबर माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। सेकंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। अब हम एक एमपी के वोट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर्स के वोट की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ टोटल एमएलएस इन कंट्री, कि भाई देश में जितने भी एमएलए हैं ना उन सबके मतों के मान को ऊपर रख देंगे। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ टोटल एमएलएस इन कंट्री, हमारे देश में जितने भी एमएलए हैं, मतलब यहां से जो कुछ भी वैल्यू आ रही थी एक एमएलए की वोट की, तो वैसे ही सभी एमएलएस के वोट को जोड़ के आप ऊपर रख दोगे, ठीक है। और अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, और उसको आप किससे भाग कर दोगे, एमपीज की संख्या से। तो ये आपका क्या निकल आएगा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी निकल आएगा। इस तरह से एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो आपको जब एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है तो ये पॉपुलेशन ऑफ स्टेट से निकलेगा, जबकि आपको जब एमपी के वोट की वैल्यू निकालनी है तो ये टोटल एमएलएस की वोट की वैल्यू से निकलेगा, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूले होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे इनकी वोट की वैल्यू को निकालने के लिए, ओके। तो ये इलेक्शन के प्रोसीजर को हमने समझा कि इनडायरेक्टली चुना जाता है, कौन चुनते हैं, और जो कोई भी चुनते हैं तो उनके वोट की वैल्यू क्या होती है। अब इसके बाद जब प्रेसिडेंट चुनकर आता है तो उसके बाद अन्य चीजों के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ, उन्हें देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट के अगर हम टर्म की बात करें, कार्यकाल की, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो प्रेसिडेंट का टर्म 5 इयर्स का होता है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। जिस दिन ये अपने पद पर आ जाता है तो उस दिन से 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के अगर वेतन की बात की जाए तो वर्तमान में प्रेसिडेंट का वेतन 5 लाख रुपीज पर मंथ है, और अपने पद को छोड़ने के बाद इसे अपने वेतन का 50% सैलरी भी दिया जाता है, ठीक है। 50% पेंशन, 50% पेंशन भी दिया जाता है, 50% पेंशन दिया जाता है अपने पद को छोड़ देने के बाद, ठीक है। टर्म 5 इयर्स हो जाता है, वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है।
इसके बाद अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें, त्याग पत्र, कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, तो वो जब चाहे वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है। ठीक है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस की बात की जाए, हटाने के प्रक्रिया की बात की जाए, रिमूवल प्रोसेस की, तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसेस को दिया गया है। और ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट प्रोसेस एडॉप्ट किया हुआ है। इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को भी हम अच्छे से इलैबोरेट करके पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो इस पार्ट में आप लोग इसे पूरा कीजिए और अगले पार्ट में अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। प्रेसिडेंट में अभी और भी काफी सारे टॉपिक्स बाकी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।